अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं? दो देश हैं जो आपस में व्यापार करते हैं या दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्देशीय व्यापार हो गया, एक देश के अंतर्गत दो राज्य या जो सभी राज्य मिलकर व्यापार करते हैं, वो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के संदर्भ में अपन देखें तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1% है, लेकिन मात्रा में देखें तो ये बहुत सारा होता है। आजादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के कारण, यानी जैसे भारत की आजादी हुई 1947 के बाद जो विश्व व्यापार में वृद्धि हो रही, उसके क्या क्या कारण है? तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, यानी द्वितीय जो उद्योग कल कारखाने खूब सारे लगी, उसका कारण हो गया। सरकार की उदार नीति यानी उदारीकरण हो गया 1990 के बाद से, तो वो हो गया। और बाजारों की विविधता, भारत में प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप है, हर प्रकार का बाजार, तो बाजारों की विविधता, तो इन सभी चीजों से जाने के कारण है भारत में क्या है, तीव्र वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्र और वायु मार्गों द्वारा होता है। तो अधिकांश हर देश की देख लो तो यहाँ पे कि व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किससे होता है? ज्यादातर समुद्री और वायु मार्ग। समुद्री से इसलिए क्योंकि ये सस्ता परिवहन का साधन है, स्थूल चीजें, भारी चीजें इसमें अपन आसानी से ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ले जा सकते हैं। वायु मार्गों द्वारा जो कोई जल्दी खराब होने वाली चीज है उनको अपन दूसरे देश में जल्दी पहुंचानी है, बहुत महंगी चीज है, ठीक है ना, तो उनको अपन वायु मार्गों द्वारा करते हैं। विदेशी व्यापार का कुछ भाग सड़क मार्ग द्वारा भी होता है। भारत द्वारा जो विदेशी व्यापार होता है कुछ सड़क मार्ग द्वारा, जैसे कि कौन देश है, जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ होता है। भारत का व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन कहते किसे हैं? कि जब दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उनका आयात और निर्यात का जो तुलनात्मक अध्ययन निकलता लास्ट में, भाई आयात ज्यादा है निर्यात अधिक है, उसे अपन व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। धनात्मक व्यापार संतुलन होता है अगर निर्यात आयात की तुलना में अधिक है, निर्यात यानी बेच से ज्यादा है वस्तुओं, तो होता है धनात्मक है। और ऋणात्मक हो गया कि निर्यात की तुलना में क्या अधिक है? आयात अधिक है। भारत का अपन देखें तो भारत का व्यापार संतुलन कैसा है? ऋणात्मक, यानी यहाँ पर हो गया कि भारत निर्यात कम करता है, आयात क्या करता है? ज्यादा। ये किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक भी हो सकता है, क्योंकि अगर जिस देश का व्यापार संतुलन धनात्मक है, इसका मतलब है एक देश विकसित है और उसकी आर्थिक प्रगति बहुत तेज हो रही है। निर्यात की तुलना में भारत आयात अधिक होता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार कौन से देशों के साथ होता है? तो एशिया महाद्वीप है, उसके देशों के साथ अधिकांश व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दोगुना करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपाय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो कोई भी ना दोगुना करा, तो के लिए कौन सा उपाय अपनाया गया सरकार द्वारा? विदेशी निवेश को आकर्षित करना। विदेशी निवेश को मतलब कि दूसरा देश है, वहां उद्योगपति है, निजी लोग है या कोई भी सरकार है, वो भारत में आकर क्या करे? निवेश करे, पूंजी लगाए, यहाँ पर उद्योग लगाए या कोई चीज उसको खरीदे, तो उसको विदेशी निवेश को आकर्षित करना, एफडीआई बोला। निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी जो चीजें अपन बेच सकते अपने पास है उसको प्रोत्साहित करके उसकी उत्पादन बढ़ाना और दूसरे देशों में बेचना, वो चीजें जिनकी विश्व में क्या है? मांग है। व्यापार में विविधता लाना, यानी एक ही चीज पर अपन निर्भर नहीं, जैसे लो इस्पात तो उस पर निर्भर हो जाए, हर प्रकार का व्यापार होना चाहिए। और व्यापार असंतुलन को क्या करना? ठीक, यानी आयात को, अपन निर्यात को तो बढ़ाना है लेकिन उसके साथ क्या करना है? आयात को घटाना भी है। अगर आयात को घटाएंगे तो निर्यात को बढ़ाएंगे तो जो व्यापार का असंतुलन है वह कम होगा। अब भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप अपन देखेंगे कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रारूप बदल रहे वो कहीं कारण आप दोनों दृष्टि से देख सकते, निर्यात की दृष्टि से भी देख सकते, आयात की दृष्टि से भी। तो पहले भारत में निर्यात का संगठन का बदलता है, यानी अपन जो निर्यात कर रहे हैं दूसरा देश में भेज रहे हैं तो वो कहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2016-17 में, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार कृषि तथा कृषि उत्पादों का हिस्सा क्या हुआ है? घटा है। यानी अपन तो दूसरे देशों को कृषि से संबंधित जो चीजें बेचते थे उसके व्यापार में क्या आई है? कमी आई है। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों का निर्यात भी घटा है। भारत जैसे अपन देखते पेट्रोलियम भारत में भी दूसरे देशों से अपन आयात करते हैं, लेकिन जो अपन यहाँ पर उसका रिफाइन करके दूसरे देशों में उससे संबंधित जो उत्पाद बेचते थे उसका निर्यात भी क्या हुआ है? घटा है। परंपरागत कृषि उत्पादों में कॉफी, काजू, दालों के निर्यात में भी क्या ये कमी आई, यानी अपन जो देखे परंपरागत कृषि और जो कॉफी, काजू है इनमें क्या हुई है? कमी हुई है।
फूल है, फल है, समुद्री उत्पाद, चीनी निर्यात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो भारत के निर्यात में किसमें वृद्धि हुई है? फल, फूल, समुद्री की उत्पाद है और चीनी, उसके निर्यात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। भारत में विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात सर्वाधिक होता है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में कौन सी चीजों का सर्वाधिक निर्यात होता है? विनिर्मित। किसका होता है? विनिर्मित का सर्वाधिक निर्यात होता है। तो ये तो हो गया निर्यात के संदर्भ में। अब देखिए आयात के संदर्भ में, भारत के आयात संगठन के बदलते प्रभाव, यानी अपन तो चीजें मंगा रहे हैं उनमें क्या बदलाव आया है? हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों के आयात में क्या आई है? कमी आई है। अपन देखते हैं 1960 के दशक में जब हरित क्रांति हुई थी, अपन उससे पहले क्या होते थे? खाद्यान्न भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। मतलब अपने खाद्य जो गेहूं, चावल वगैरह दालें हैं वो भी इतनी नहीं थी कि अपने पूरे देश की जनता का पेट पाल सके। इस कारण जैसे हरित क्रांति हुई और भारत में खाद्यान्न में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ? इस आयात में क्या हुई? कमी हुई। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। यानी अपन आयात में किस में वृद्धि हुई है? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद में हुई है। इससे क्या हुआ कि इससे बढ़ते औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का क्या मिलता है? संकेत मिलता है। यानी देश में औद्योगिकरण बढ़ रहा है और बेहतर जीवन स्तर हो रहा है, इसका अपन को क्या मिल रहा है? संकेत। क्यों? अपन पेट्रोलियम को क्या हो रही है? आयात ज्यादा कर रहे हैं। पूंजीगत वस्तुओं की आयात में स्थिर वृद्धि हो रही है, यानी न ज्यादा न कम। भारत का निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य क्या है? अधिक। इसीलिए तो भारत का व्यापार संतुलन कैसा है? ऋणात्मक। कैसा है? ऋणात्मक। देखो व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन कैसा है भारत का? तो आप देखा नाम ही संतुलन है, तो संतुलन में आप देखेंगे धनात्मक ही बोलो भाई, संतुलन आएगा बेटे। तो संतुलन को मतलब तो कहीं वो सही चीज ही है भाई, अच्छी चाल है। लेकिन व्यापार संतुलन है तो प्रकार को दो, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? जब हम जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि ना देखा मतलब जनसंख्या बढ़ रही है भाई, जनसंख्या वृद्धि शब्द है वो बढ़ रही है, लेकिन वह भी कहीं हुआ है दो प्रकार की ऋणात्मक भी उसके, ठीक है ना। ये भारत की जनगणना 1921 के अनुसार हुई थी। तो यह है भारत का व्यापार संतुलन कैसा है? ऋणात्मक। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वायु परिवहन की कहीं भूमिका है। इससे लंबी दूरी वाले महंगी तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कम समय में भेजा जाता है। मतलब लंबी दूरी के लिए अपन को जल्दी खराब वाली चीज बेच सका या जो मूल्य ज्यादा हुआ बेच सका। ये भारी और बड़ी वस्तुओं के परिवहन के लिए महंगा और क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। मतलब वो भारी चीज है जिसके लिए क्या रहता है? अनुपयुक्त रहता है। 2016-17 के अनुसार भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, हवाई अड्डा कहता 25 और जगह बड़ा पतन देखा बंदरगाह कहता 12। अब समुद्री पतन वो तो वायु परिवहन को, अब समुद्री क्यों? दो के बारे में क्यों पढ़ेगा? क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकांश समय कसो है जल परिवहन और वायु परिवहन द्वारा। तो वायु परिवहन देख लियो, अब है जल परिवहन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, तो किस माने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रवेश द्वार का माने जाए पतन, बंदरगाहों को माना जाता है। भारत में 12 प्रमुख यानी बड़े बंदरगाह है तथा 200 छोटे पतन, यानी लगभग अपन देख सकते हैं 200 छोटे बंदरगाह है। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पतन है। जो भारत की अपन देखा जो कि तटीय सीमा देखा पश्चिमी तट है जो अरब सागर हो बट्ठे तक ये पतन ज्यादा, क्योंकि उस तरफ भारत की जो भूमि है मुख्य भूमि क्या है? कटी फटी है। और पतन के लिए आदर्श स्थिति कहां पर होती है? कटी फटी जगह पर ही होती है। प्रमुख पतन की नीतियां बनाना, इन जगह 12 बड़ा पतन है, बाकी नीतियां बनाना और उन पर नियंत्रण रखना किसके अधिकार के पास है? केंद्र सरकार के पास है और इनका अधिकार है। इनके ऊपर कौन सी नीतियां बनानी है, कैसे नियंत्रण रखे, ये कौन परामर्श करती है? केंद्र सरकार करती है। देश के विभाजन से दो महत्वपूर्ण पतन भारत से अलग हो गए, मतलब दो भारत का बहुत बड़ा पतन हा। ये भारत को 1947 में विभाजन हो पाकिस्तान और भारत का रूप बना पाकिस्तान में चला। कौन सा? एक तो कराची पतन पाकिस्तान में चला गया और चटगांव बांग्लादेश उस समय किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। तो बड़ा पतन की तो केंद्र सरकार बना हुआ है, जबकि छोटे पतन की नीतियां और नियंत्रण कौन रखती है? जो उस राज्य जहां पर राज्य सरकार है, मतलब जो राज्य लग रहा है उसी राज्य की सरकार वो उस पर बनाती है। चटगांव पतन अपन देखिए जो दो पतन थे जो भारत का विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए थे, जो चटगांव पतन था वर्तमान बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान है, तो उसकी भरपाई के लिए अपन पूर्व में हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर हल्दिया पतन विकसित किया। कौन सा पतन विकसित किया? हल्दिया पतन, जिसका दूसरा नाम क्या है? डायमंड हार्बर। ठीक है, तो कई बार ये डायमंड हार्बर कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। किस नदी के मुहाने पर है? हुगली नदी पर है। किसके एवज में बनाया गया? चटगांव पतन के एवज में।
कराची पतन की भरपाई के लिए पश्चिम में कांडला पतन विकसित किया। तो 2 पतन तो उठा पाकिस्तान में और बाकी बदला भारत में कितना पतन बनाया 2। एक तो हल्दिया पतन तो बनाया चटगांव के एवज में और कराची पतन के एवज में कौन सा बनाया कांडला पतन। कांडला पतन को वर्तमान में क्या नाम है दीनदयाल पतन। अब अंग्रेजों ने भी 2 पतन विकसित किए थे। तो अंग्रेजों द्वारा विकसित 2 प्रमुख पतन मुंबई पतन और कोलकाता पतन। तो यहाँ जाए कि जो विभाजन के समय कौन से पतन गए थे या उनके एवज में कौन से बनाए थे, अंग्रेजों ने कौन से 2 पतन बनाए थे। तो 3 प्रश्न होगा। अब पतन और पोताश्रय में अंतर, यानी पतन किसे कहते हैं और पोताश्रय किसे कहते हैं। तो पतन किसे कहते हैं, किसी जलमार्ग पर स्थित वह स्थान जहां माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहरते हैं। यानी कोई जल मार्ग है, एक जो आपका मार्ग है समुद्री मार्ग है, जहां पर वह एक स्थान है जहां पर अपन माल को चढ़ाते हैं या उतारते हैं, वह क्या कहलाता है पतन। यानी वह मुख्य भूमि का भाग है जहां पर सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है, क्या कहलाता है पतन कहलाता है। पोताश्रय वह सागरीय जलीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है सागर, यानी स्थलीय भाग के पास नहीं जल के अंदर जलीय क्षेत्र होता है जहां जलयानों के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं तथा जलयानों की मरम्मत ईंधन बनने की सुविधा देते हैं। यानी अपनी मुख्य भूमि से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, गहरा होता है जहां पर जलयानों को ठहराया जाता है। तो वो रुक भी सकते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं लंगर डालना, यानी वो रुकना और उन जलयानों की कोई खराबी है उसमें मरम्मत करना है, उनमें ईंधन बनने की वहां पर सुविधा देता है। तो ये हो गया आपका पोताश्रय। अब पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं भाई, अपन यहाँ पर पतन का पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है पीछे का क्षेत्र। जो भी आपका कोई भी चीज पढ़े उसका पीछे का क्षेत्र मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र कितना है। जैसे अपन यहाँ पर बंदरगाहों के बारे में पढ़ रहे हैं पतन के बारे में, तो जो पतन है उस पतन का पीछे पर कितना प्रभाव है, यानी उस पतन से कहां कहां तक अपन चीजों को वहां पर लाया जाता है और वहां पर भेजा जाता है। तो एक पतन के प्रभाव क्षेत्र को उसका पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। यह पतन की भूमि की ओर फैला वह भाग होता है जिसमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह होता है का आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण होता है। यानी निर्यात का मतलब कहीं हो आप अपनी चीज दूसरा देश में बेचसिया, तो बेचसिया आप दूसरा क्षेत्र में आ रहा है एक जगह इकट्ठी करसिया, यानी उसका क्या करेंगे संग्रह करेंगे और वहां से जलयानों में डालकर दूसरे देश में भेज देंगे। आयात का मतलब दूसरे देश से वो वस्तुएं मंगाएंगे तो वहां पर उतारेंगे और उसका क्या कर देंगे वितरण कर देंगे। तो जिस क्षेत्र की चीज है वो वहां पर भेज देंगे। इसकी सीमाओं का निर्धारण क्या होता है मुश्किल, यानी एक पतन को पृष्ठ प्रदेश या कोई भाई 78 की है, इसकी सीमा को निर्धारण निश्चित होनी क्योंकि यह क्षेत्र पर स्थित नहीं होता है। एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकते हैं, यानी एक पतन की जो है वह दूसरा भी चीज जा सके। ये तो गया अपनी पृष्ठ प्रदेश कितना बड़ा बंदरगाह भी। अब प्रमुख पतन बंदरगाह तो कितना है प्रमुख पतन है बड़ा 12। पहले कौन सा है वो कांडला पतन, कहां पर स्थित है गुजरात में। वही पतन है जो कराची पतन के एवज में बनाया गया। कहां पर स्थित है कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। जो बात की कच्छ की खाड़ी है खंबात की खाड़ी है वहां पर इसका पृष्ठ प्रदेश यानी आपका जो गुजरात है उसके पीछे का क्षेत्र। और अब लास्ट में ऊपर है तो उत्तरी सारा का सारा उत्तरी भारत आ गया इसका, तो पश्चिमी और उत्तरी भारत कौन सा हो गया पश्चिमी और उत्तरी भारत, पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भारत हो गया। इसमें अपन किस चीज का आयात निर्यात करते हैं तो पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरकों में क्या किया जाता है निपटान करता है। अब देख लो 12 बड़ा पतन है मुख्य रूप से 3 चीज लिखी सको क्योंकि हर बंदरगाह पर इन चीजों का निपटान किया ही जाता। भाई ज्यादा भी नहीं याद है तो 3 चीज याद रख लो पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। ठीक है, इस पतन के दबाव को कम करने के लिए वाडीनार में अपतटीय टर्मिनल को विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए क्या जो टर्मिनल है कहां पर विकसित किया गया है वाडीनार के अपतटीय क्षेत्र। जो ध्यान रखो जो कांडला को दूसरा नाम कहीं है दीनदयाल बंदरगाह। अब दूसरा देखा मुंबई पतन यानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। कैसा पतन है ये प्राकृतिक पतन है। देश का क्या है सबसे बड़ा पतन है। कितने किलोमीटर लंबा है 20 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 610 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें कितनी गोदियां हैं 54, यानी कितने जहाज एक साथ ठहर सकते हैं 54 जहाज एक साथ ठहर सकते हैं। इसका पृष्ठ प्रदेश पीछे जो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो गया। जवाहरलाल नेहरू पतन या नाहवा सेवा पतन
ये इसी मुंबई पतन है, इसके भार को कम करने के लिए पतन विकसित किया गया और भारत का यहाँ पर सबसे सुविकसित टर्मिनल स्थित है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया है और ये भारत का विशालतम कंटेनर पर क्या है, पतन है। यानी भारत का सबसे सुविकसित है, मशीनीकृत अपन देख सकते हैं, यंत्रीकृत जो कंटेनर है पतन वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू या नाहवा शेवा पतन। मारमा गोवा पतन, मारमा गांव, तो मारमा गांव यानी सबसे अपन देख सकते हैं कहां पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है। और गोवा में कहां पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कैसा पतन है, ये प्राकृतिक पतन है। इसका पृष्ठ प्रदेश वो पीछे वाला भाग अपन देख सकते हैं, गोवा, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र हो गया। और यहाँ से क्या किया जाता है, लो एस के निर्यात का निपटान करता है। यानी जो गोवा के जो लो एस वाले क्षेत्र है वहां से उनको क्या करता है, आप निर्यात के लिए सुविधा देता है। न्यू मैंगलोर पतन कर्नाटक में स्थित है, लो एस के निर्यात की जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जो अपने कर्नाटक में खनिज संसाधन पढ़ा था, कुद्रेमुख की खानों से जो लो एस निकाला जाता है, जिसको कुद्रेमुख से अपन क्या करते हैं, पाइपलाइन द्वारा यहाँ तक लाया जाता है गारा में बदल कर, और उसको अपने यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्य तेल, चाय, कॉफी, इनका भी निपटान करता है। देखो कॉफी, चाय, क्योंकि कॉफी का अधिकतम उत्पादन कहां पर होता है, ये कर्नाटक तमिलनाडु वाला क्षेत्र वहां पर होता है। कोच्चि पतन केरल में बेवानद कयाल के मुहाने पर स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाए, कौन सा पतन बेवानद कयाल पर स्थित है, कौन सा है, कोच्चि पतन है। बेवानद कयाल को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक पतन है। तो कोच्चि पतन कैसा हुआ, प्राकृतिक पतन है और बेवानद कयाल पर स्थित है। इसका पृष्ठ प्रदेश पीछे का क्षेत्र हो गया, केरल खुद हो गया, ऊपर देखते हैं दक्षिणी कर्नाटक हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी कौन सा हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ये किसके पास है, स्वेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित है। रुक 2 मिनट रुक जाए, ठीक है। तो कहां पर स्थित है, स्वेज कोलंबो मार्ग। तो क्वेश्चन आ जाए, कौन सा मार्ग है जिसको स्वेज कोलंबो मार्ग के पास होने के कारण उसको आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक लाभ हो रहा है, तो कौन सा हो गया आपका, कोच्चि। फिर है कोलकाता पतन। अपन ने कौन से देख लिए, 6 पतन देख लिए अरब सागर की। कौन से देख लिए, अरब सागर के तट से कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारमागांव, न्यू मैंगलुरु और कोच्चि। अब देखेंगे अपने बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट के, ये तो पश्चिमी तट के हो गए, और अब पूर्वी यानी 6 तो पश्चिमी तट पर है, 6 किस पर है, पूर्वी तट पर, बराबर है बड़े बंदरगाह। लेकिन छोटे बंदरगाह किस तट पर ज्यादा है, पश्चिमी तट पर ज्यादा। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों बड़े बड़े तो बराबर ही अच्छा है, लेकिन छोटे अपने जो 200 देखे थे लगभग है, वो ज्यादा किस तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। क्योंकि जो अरब सागर की जो स्थलीय सीमा अपनी भारत की, वो क्या है, कटी फटी ज्यादा। अब हो गए बंगाल की खाड़ी, ऊपर से देखते हैं पहले पश्चिमी बंगाल से। तो कोलकाता पतन, इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दो को नाम चेंज को ध्यान रखिए, कांडला को दीनदयाल और कोलकाता को श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पश्चिमी बंगाल में स्थित है, किस नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर मुहाने पर तो कौन सा आपका हल्दिया है। इसका विकास किसने किया था, अंग्रेजों ने। 2 बंदरगाहों का विकास किया था, कौन कौन सी का किया था, मुंबई और कोलकाता। हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से ये क्या होता है, जूझता है। यानी नदी में जो गाद आती है, जो अवसाद होकर जमा हो जाते हैं, जिसका इसका तल है वो क्या गहराई कम रह जाती, इस कारण यहाँ तक जो जलियान बड़ी वो आसानी से पहुंच नहीं पाते। पृष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में उत्तरी पूर्वी राज्य। भूटान और नेपाल जैसे स्थलबद्ध पड़ोसी देशों को पतन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत का कौन सा पतन है जो छोटे देश भूटान और नेपाल को एक पतन की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो कौन सा है, कोलकाता। क्योंकि जो आपके भूटान और नेपाल है उनके कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती। अब हल्दिया पतन है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर होता है, हुगली नदी पर यानी स्थलीय भाग से थोड़ा अंदर है, और ये उसके मुहाने पर जहां पर वो समुद्र में गिरती है। कोलकाता पतन का क्या है, एक सहायक पतन है। यानी जैसे ही चटगांव पतन पाकिस्तान में चला गया बांग्लादेश में, तो उसकी एवज में हल्दिया पतन बनाया। क्यों, क्योंकि उसका सारा का सारा भार किस पर आ गया था, कोलकाता पतन पर आ गया था। तो कोलकाता बंदरगाह की जो भार है उसको भी कम करने के लिए इसे बनाया गया। यह पतन है लो एस कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, जूट, कपास का निपटान करता है। मतलब आप एक तो जब पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक होगा, और एक जगह राज्य में कौन सी चीज ज्यादा है, कृषि से संबंधित बाबी लिख सका, या बड़े कौन सा खनिज ज्यादा निकल रहे बिको भी वर्णन कर सका। अब पारादीप है पतन, तो ये हो गया आपका हल्दिया। पारादीप ओडिशा में महानदी डेल्टा पर स्थित है। तो ओडिशा में कौन सा है,
पारादीप है जो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। तो क्वेश्चन आ जाए किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? पारादीप। पोताश्रय गहरा है मतलब पानी की गहराई मतलब वहां पर बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। यहाँ से लो एस का निपटान होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लो एस के निपटान के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक लो एस का निपटान कहां से किया जाता है? पारादीप से। लगभग सभी से किया जाता है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहां से किया जाता है? पारादीप। क्योंकि देख लो आपका पारादीप ओडिशा, तो ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, इसका क्या है? पृष्ठ प्रदेश हो गया और यहाँ पर अधिकांश लो एस के निकलता है। पृष्ठ प्रदेश हो गया ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। विशाखापट्टनम कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक स्थलाबद्ध, तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत का एकमात्र स्थलाबद्ध पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम। स्थलाबद्ध का मतलब यह होगा कि वो पतन है वह समुद्र में नहीं है बल्कि स्थलीय भाग के अंतर्गत स्थित है, जिसे एक या नहर द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। इसे ठोस चट्टान में बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। यह लोएस्क और पेट्रोलियम का क्या करता है? निपटान करता है। पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश और इसका क्या हो गया? तेलंगाना इसका हो गया। तो स्थलाबद्ध ये हो गया और सबसे गहरा पोताश्रय किसका हो गया? पारादीप का। और सर्वाधिक मात्रा में अपन देखे लोएस्क का निपटान भी कहां पर किया जाता है? पारादीप। चेन्नई पतन कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी। ये एक कृत्रिम पतन है, इस चीज को ध्यान रखियो। कैसा पतन है? कृत्रिम। भारत का सबसे पुराना प्राचीन कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई पतन। कौन सा है? चेन्नई। इसका निर्माण 1859 में किया गया। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए क्या नहीं है? अनुकूल है नहीं, क्योंकि इसका तट क्या है? उथला हुआ है। उथला हुआ यानी गहराई कम है, तो गहराई कम है तो इसका मतलब बड़े जहाज यहाँ पर आसानी से नहीं आ सकते। पृष्ठ प्रदेश तमिलनाडु और जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी हो गया। इस पतन के दबाव को कम करने के लिए एनोर पतन विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए एनोर पतन किस पतन को कम करने के लिए किया गया था? चेन्नई पतन के भार को कम करने के लिए एनोर पतन का विकसित किया गया। ठीक है। एक दूसरा है तुत्तिकोरन पतन, छोटा बंदर का आपको बड़े में आता है। चेन्नई पतन के दबाव कम करने के लिए इसे भी क्या किया गया है? विकसित। ये भी प्राचीन पतन ही है। तुत्तिकोरन भी क्या है कि प्राचीन पतन। संगम काल से अपन देखते बहुत प्राचीन काल से राजा महाराजा थे, उसी समय से ये स्थित है तुत्तिकोरन। ठीक है। तो फिर इसको वापस क्या कर दिया? विकसित कर दिया। क्यों किया? इस चेन्नई पतन के दबाव को कम करने। क्यों? क्योंकि इसका जो तटीय क्षेत्र है वह क्या उछला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भारी पतन है जो जहाज है वो नहीं आ पाती। इसके लिए एक तो एनोर विकसित कर दिया और एक कौन सा कर दिया? तुत्तिकोरन ने विकसित कर दिया। तो ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट।